नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। कल रात को जो ट्रंप साहब ने सीज़ फायर करवाया, तो उससे पहले जो 3 ईरान के यूरेनियम के जो बनाने वाले अड्डे थे, वहाँ पर 30,000 पाउंड के बम गिराए गए। उसके एवज में ईरान ने बदले में कतर पर हमला किया और उसकी सूचना अमेरिका को और कतर को पहले दे दी गई थी। वो एक सांकेतिक हमला था और अमेरिका ने अपने वहाँ से कतर के जो उसका ठिकाना बना हुआ था उसको खाली कर दिया था। वहाँ से सारे सैनिक जा चुके थे, सारे फाइटर जेट जा चुके थे। अब सऊदी अरब ने ईरान के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि समर्थन के लिए अपनी क्षमताओं को तैनात कर रहा है। ईरान ने सोमवार देर रात कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जो उसके परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी का जवाब थे, और अशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। मतलब अशांत क्षेत्र किनाव ईरान के आसपास। अब ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा अल उदैद बेस को निशाना बनाकर मिसाइल हमला करने के बाद इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं, जैसा कि दोहा कतर में 23 जून 2025 को देखा गया। सऊदी अरब ने सोमवार देर रात कतर की राजधानी दोहा के बाहर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले की निंदा की है। और वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने बयान का हवाला देते हुए AFP द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब ने कतर के प्रति अपनी एकजुटता और पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। ईरान के हमलों को अस्वीकार्य और अनुचित बताते हुए उसकी निंदा करते हुए किंगडम ने कहा है कि सऊदी अरब कतर के खिलाफ ईरान द्वारा किए गए आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यहाँ इजराइल और ईरान के युद्ध की बहुत बातें भी की गई। बयान में कहा गया यह अस्वीकार्य है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। बयान में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब कतर को हर संभव मदद देने के लिए तैयार अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है। ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने सोमवार देर रात कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और मिसाइल हमले किए, जो उसके परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी का जवाब है, और ये क्षेत्र को अशांत क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है। अब राइटर्स के अनुसार ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने एक बयान में कहा उसके सशस्त्र बलों ने उतने ही बमों का इस्तेमाल किया जितने अमेरिका ने उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने में इस्तेमाल किए थे। अब दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद कतर ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, की नहीं है, खाली गीदड़ भमकी। हम जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो आपसे अधिकार आप किसी ने छीना ही नहीं है। आपने जब अड्डे बनाए हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे, उसके प्रॉन्स कॉन्स आपको पता होंगे। तो 23 जून को तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने कतर में अमेरिकी द्वारा संचालित अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद दोहा ने घोषणा की कि वह जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान ने दावा किया कि यह हमला उसके परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का जवाब था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि इससे कतर को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई शहरी जगह पर कोई बम नहीं गिराया गया। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने अल उदैद बेस को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है।
उसके बाद आसमान में निशान दिखाई दे रहा है। यह दृश्य 23 जून 2025 को दोहा कतर से जो है फिल्माया गया है। इसमें वीडियो भी है और फोटोग्राफ्स भी हैं। मध्य पूर्व में तनाव सोमवार रात 23 जून की ओर बढ़ गया जब ईरान ने पुष्टि की कि उसने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी हमलों के जवाब में दोहा कतर में अल उदीद एयरबेस, जो यूएस सेंट्रल कमांड के क्षेत्रीय मुख्यालय का घर है, वहाँ पर हमले शुरू किए। और ईरानी जो टेलीविज़न है उसने इसको दिखाया भी है। तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद दोहा की चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं वह बढ़ते अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष की गोलाबारी में ना फंस जाए। ईरान ने भरोसा दिलाया कतर को कोई खतरा नहीं है। अपने खाड़ी पड़ोसी देश को शांत करने के उद्देश्य से जारी एक बयान में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, इस कार्रवाई से हमारे मित्रवत और भाईचारे वाले पड़ोसी कतर को कोई खतरा नहीं है। और कतर ने मिसाइल हमले के खिलाफ बचाव की पुष्टि भी की है। और कतर के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसके वायु रक्षा बलों ने अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया, जो यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। इसका श्रेय सशस्त्र बलों की सतर्कता और नुकसान को टालने के लिए पहले से ही किए गए एहतियाती उपायों को दिया जाता है। इसने जनता को आश्वस्त किया कि देश का हवाई क्षेत्र और बाकी क्षेत्र वो सुरक्षित है। साथ ही कहा, कतरी सशस्त्र बल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों और निवासियों से अपडेट और मार्गदर्शन के लिए आधिकारिक स्रोतों से भरोसा करने का आग्रह किया गया है। कतर ने हवाई क्षेत्र बंद किया था परंतु खोल दिया। अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावासों ने नागरिकों को चेतावनी दी है। हमले से पहले कतर ने ईरान की धमकियों के चलते अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावासों ने अपने नागरिकों से सुरक्षित स्थलों पर रहने का आग्रह भी किया था। दोहा स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा, अत्यधिक सावधानी के तौर पर हम अमेरिकी नागरिकों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थलों पर रहने की सलाह दे रहे हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा, हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, राज्य में सुरक्षा स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, विदेशी दूतावासों की चेतावनियां आवश्यक रूप से विशिष्ट या विश्वसनीय खतरों के अस्तित्व को प्रतिबिंबित नहीं करती। और जो ये प्लैनेट लैब्स द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरें हैं, AFP द्वारा विश्लेषण से पता चलता है कि अल उदीद एयरबेस पर विमानों की संख्या में भारी कमी आई है। 5 जून को लगभग 40 सैन्य विमान टरमैक पर खड़े थे। 19 जून तक केवल 3 ही बचे थे, जो अमेरिका द्वारा संभावित एहतियाती पुनर्स्थापना का संकेत देता है। बहरीन में भी अलर्ट पर था। अमेरिका नौसेना के 5वें बेड़े के मेज़बान पड़ोसी बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की कि वह अपने कर्मचारियों के एक हिस्से को अस्थायी रूप से स्थानीय टेलीवर्क पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बहरीन के अधिकारियों ने क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को घर पर रहने का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन निर्देश दे दिए थे। इजराइल ने तेहरान पर निशाना साधा। ईरान अमेरिका टकराव ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध अभियान को तेज कर दिया। इजरायली हमलों में सोमवार को तेहरान में प्रतीकात्मक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया।
अब इसमें प्रतीकात्मक मतलब ये अंडरस्टैंडिंग से अटैक हुआ, जिसमें कुख्यात एवेंजेल फोर्डो परमाणु संवर्धन स्थल के पास की सड़कें शामिल हैं। मतलब सड़कों पर भी बम मारे जा रहे हैं। इजराइल ने रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इजरायली घरेलू मोर्चे पर हमला करने के लिए ईरानी तानाशाह को पूरी ताकत से दंडित किया जाएगा। अब डोनाल्ड साहब ने कहा, जिन्होंने हाल ही में ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों को अधिकृत किया था, ने सोमवार को बयानबाजी और तेज कर दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। तो ठेका ले लो भाई साहब, टेंडर छुड़वा लो ईरान से। मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो आप ठेका ले लो ना, टेंडर छुड़वाओ अपने नाम से, बोलो उनको वो टेंडर निकालेंगे और आप उसको टेंडर को भर देना और ठेका ले लेना ईरान को ग्रेट बनाने का। अब ये ईरान इजराइल जो युद्ध विराम है, 5 बार तेल समृद्ध कतर ने वैश्विक संघर्षों में मास्टर मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अब ये छोटा सा है लेकिन शक्तिशाली अमीरात अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में प्रमुख मध्यस्थ बन गया। गाजा से लेकर दरफुर तक कतर के रणनीतिक हस्तक्षेपों ने दुनिया भर में शांति प्रयासों को आकार दिया, जिससे यह विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुआ है। ये बात कही जा रही है ईरान इजराइल युद्ध विराम में कतर के लिए, क्योंकि तेल समृद्ध है। वैश्विक संघर्षों में उसका जो विचार है, उसकी भूमिका भी बहुत अच्छी रही है। अब युद्ध विराम हो गया। फारस की खाड़ी के पश्चिम तट पर एक स्वतंत्र अरब अमीरात कतर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमरीकी प्रशासन की ओर से हस्तक्षेप किया, ईरान को इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए राजी किया। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कही है। अब तकरीबन ये हमने रिपोर्ट आपको पूरी कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और उन्हें बताया कि अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम के लिए सहमत कर लिया है। राष्ट्रपति ने कतर से ईरान को इसके लिए राजी करने में मदद करने को कहा, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत जानकारी पर समन्वय किया। राइटर्स ने वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर तेहरान की सहमति सुनिश्चित कर ली है। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की रिपोर्टों और इसे लागू करने में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत किया गया है। खाड़ी से अफ्रीका तक कतर की सॉफ्ट पावर है। यह पहली बार नहीं है जब तेल से समृद्ध कतर ने किसी संघर्ष में मध्यस्थता के लिए कदम उठाया हो। 1990 के दशक में 3.15 मिलियन की आबादी वाले इस खाड़ी देश ने एक विश्वसनीय मध्यस्थता के रूप में अपनी भूमिका के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। न केवल मध्य पूर्व में बल्कि सूडान जैसे दूर दराज के अफ्रीकी देशों में भी इसने भूमिका निभाई थी। ईरान इजराइल संघर्ष की नई लहर से पहले कतर ने सूडान गृह युद्ध, अमेरिका तालिबान डील, इजराइल हिजबुल समझौते में मध्यस्थता की हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने के करीब पहुंच गया था। कैदियों को रिहा करके दोनों देशों के बीच कमजोर बंधक स्थितियों को हल करने में राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कतर की मध्यस्थता के प्रयास चाड तक विस्तृत हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 40 विपक्षी समूह 2022 में राष्ट्रीय वार्ता प्रक्रिया के लिए रोड मैप पर सहमत हुए थे। इसके अलावा कतर ने 2023 में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच गुप्त वार्ता की मेजबानी भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। कतर एक राजशाही है जिस पर अल थानी परिवार का शासन है। देश का नेतृत्व एक अमीर शासक करता है। कतर के वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन
हमद अल थानी हैं। 2013 से अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के उत्तराधिकारी के रूप में इस पद पर आसीन हुए थे। फिलिस्तीन इजराइल क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए 1990 के दशक के प्रारंभ में हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते के बाद कतर इजराइल के लिए व्यापार कार्यालय खोलने वाला पहला अरब देश बना था। तब से राजशाही के नियमों ने असंतुष्टों के साथ गठबंधन बनाकर क्रांतिकारियों और उग्रवादी समूहों की सहायता करके तथा तीसरे पक्ष के मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खाड़ी देशों की विदेश नीति का निर्माण किया है। 2022 में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में तत्कालीन अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा था कि संघर्ष मध्यस्थता कतर की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है, जिसका उद्देश्य देश को भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के रूप में स्थापित करना है। यहाँ 5 वर्ष पूर्व संघर्षों पर एक नज़र डाली जाए तो उनमें कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। वो है अमरीकी तालिबान वार्ता 2020 में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद लगभग 2 दशकों के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने में अपनी नरम शक्ति का इस्तेमाल किया था। 2013 में कतर ने तालिबान को दोहा में एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी थी। अमरीकी हस्तक्षेप के बाद यह अफगानिस्तान के बाहर तालिबान का पहला कार्यालय था। कतर ने 29 फरवरी 2020 को हस्ताक्षरित समझौते की मध्यस्थता के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच कई दौर की वार्ता की मेजबानी भी की थी, जिसमें तालिबान से सुरक्षा गारंटी के बदले अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी की शर्तों को रेखांकित किया गया था और अंत में अमेरिका ने छोड़ दिया था। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। सूडान का दरफुर शांति समझौता भी 2011 और 20 में कराया। कतर ने 2011 और 20 में सूडान के दरफुर शांति समझौते में मदद की थी। 2011 में डारफुर शांति समझौता, जिसे दोहा समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जुलाई 2011 में सूडान सरकार और लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते ने डारफुर संघर्ष के पीड़ितों के लिए एक मुआवजा कोष की स्थापना की थी। सूडान के राष्ट्रपति को डारफुर से एक उपराष्ट्रपति नियुक्त करने की अनुमति दी थी और एक नए डारफुर क्षेत्रीय प्राधिकरण की स्थापना, जो इस क्षेत्र की देखरेख करेगा जब तक कि जनमत संग्रह सूडान गणराज्य के भीतर इसकी स्थायी नीति निर्धारित नहीं कर लेता। तो ये कुछ समझौते हैं उन्होंने किए हैं। तीसरा जो है 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध का था, उसमें सफलता मिली नहीं। चौथा इसराइल गाजा युद्ध था, उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही। और उसके बाद इन्होंने 5वां लेबनान संकट जो 2008 में आया था, उसमें भी कतर ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने दोहा समझौते में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की थी, जिससे लेबनान में संभावित गृह युद्ध टल गया था। यह संकट हिजबुल और लेबनानी सरकार के बीच राजनीतिक गतिरोध और सशस्त्र झड़पों से उपजा था। सरकार द्वारा हिजबुल के संचार नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास से संकट और बढ़ गया था। बैरूत में लड़ाई बढ़ने पर कतर ने अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने लेबनान के राजनीतिक गुटों को दोहा आमंत्रित भी किया था। 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित दोहा समझौते में युद्ध विराम, सत्ता साझा करने वाली सरकार और चुनावी सुधार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल थी। इस समझौते ने 2009 में संसदीय चुनावों के आधार पर तैयार किया गया। अंततः हिजबुल को सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो कि हमने रिपोर्ट आपको सुनाई है। कुछ और चीज़ें हैं, इसको मुझे लगता है कि कल के लिए छोड़ देना चाहिए। तो आज ये एपिसोड काफ़ी समय हो चुका, 20 मिनट हमें हो गए, तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा भी चाहेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको कतर के विषय में हमने दी हैं। नॉर्मली जो गोदी मीडिया इस विषय में कोई बात नहीं करता, ना कोई डिस्कशन होता है।
ये हमारा चैनल है जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सूचनाएं और सारी की सारी ऑथेंटिव न्यूज़ आपको हम पास इट ऑन करते हैं। तो लिहाजा हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें एक सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।